तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन सीटों पर वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, तो कड़ी सुरक्षा में वोटिंग कराई गई। कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई और किन किन दिग्गजों ने वोट किया, आइए जानते हैं। ये हम देश भर के आंकड़े आपको बता रहे हैं। यहां पर गुजरात में 55.22%, कर्नाटक में 66.05% वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा मतदान देखने को मिला। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ जगह पर मौसम ने जो है शिवम वो जरूर खेल बिगाड़ दिया। चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और जावेद खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले के शर्मा जी, आपका ही रिएक्शन। आज थोड़ा गर्मी थी, तो बाद में मौसम ऐसा बदला कि कई जगह बहुत तेज आंधी आई, तंबू उखड़ गए, बारिश हो गई ओवरऑल, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा। किस तरीके से आंकते हैं आप? देखिए, वोटिंग परसेंट पिछले चुनाव की तुलना में लगभग गया है। अंतिम आंकड़े आएंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जैसे है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि रायपुर बिलासपुर में कम मतदान पिछले समय भी था, 2019 में भी कह सकते हैं, और अभी भी। तो शहरी क्षेत्रों में जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ये एक विचारणीय विषय है। और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरगुजा रायगढ़ जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, वहां वोटिंग परसेंट देखेंगे 6 बजे तक का भी आंकड़े आ गया है। तो वहां पे देखेंगे 74.59 सरगुजा में आ रहा है और रायगढ़ में 76.38%। अंतिम संशोधित आंकड़े आने अभी बाकी है, कहा जा सकता है, लेकिन 6 बजे तक आंकड़े में पिछले चुनाव में जो हुआ था 77.28 रायगढ़ में, वो 76.38 आ गया। लगभग हम उस आंकड़े तक पहुंचे हैं। फिर भी कुछ कम मतदान हुआ है, कहा जा सकता है। रायपुर में बराबर आंकड़ा सेम चले गया, 61.25 अभी, और पिछले समय जो 66% था उससे कम आंकड़े हैं। तो वोटिंग परसेंट कुछ कम हुआ है, इसको आकलन करना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं वो भी एक कारण हो सकता है कि अंतिम क्षण में कम हो, या एंटी कम्बेंसी या प्रो इंकम्बेंसी। क्या कारण है, ये एक देखने वाली बात रहेगी कि इसको लेकर राजनीतिक दल दोनों ही ओर से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखें कि महिला और किसान जिस तरह से मतदान का लिए आगे आए हैं, तो ये मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, चाहे कांग्रेस की ओर से नारी न्याय की बात करें या किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी की जो बात कही जा रही है उसकी बात कहें, या महतारी वंदन भाजपा का, और 3100 रुपए प्रति क्विंटल जो धान का मूल्य दिया गया, ये एक बड़ा विषय देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के। यदि चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी देखेंगे तो ये दोनों विषय जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, महिला और किसान। जी सुनील चौधरी जी, आज कई जगह पर शिकायतें भी हुई, खासकर रायपुर में ही हम देख लें तो विकास उपाध्याय यहां पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि जो जिस तरीके से विपक्ष की लगातार शिकायतें आती रही और चुनाव में जो ये थोड़ा सा कम परसेंटेज देखने को मिला पिछली बार के मुकाबले, इससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल उठे? राम राम, जय जोहार। आज विकास उपाध्याय जो कि लोकसभा में हमारे कांग्रेस के थोड़ी बचकाना हरकत करते हुए धरना दिया, तो उन्होंने धरना किस विषय पर दिया, यदि दर्शक सुनेंगे तो हंसेंगे। उन्होंने आपत्ति जताई कि नींबू पानी क्यों बांटा जा रहा है। भाई, नींबू पानी की व्यवस्था प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, गर्मी को देखते हुए छाछ की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था, साथ में वहां बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था वो की गई थी। और उसमें वॉलेंटियर्स लगा गए थे, एनसीसी, NSS, स्काउट गाइड के छात्र हैं, उसके अलावा जो अन्य NGO के लोग हैं, आंगनबाड़ी के हैं, उन लोगों को लगाया गया था। लेकिन विकास उपाध्याय जी को क्योंकि अब हार का बहाना ढूंढना था, तो वो अब ढूंढना शुरू कर दिए। ईवीएम का रोना तो ज्यादा रो नहीं पाएंगे, न्यायालय ने क्लियर कर दिया है। तो वो इन बातों को लेकर के आपत्ति जता रहे थे। कुल मिलाकर के पूरे रायपुर लोकसभा में इस बात की चर्चा है, विकास उपाध्याय ने पूरे समय केवल टाइम पास किया है, और इस बार वो मान करके चले कि बहुत बड़ी हार देश के अंदर में यदि कहीं पर कांग्रेस की होगी तो वो रायपुर उसमें बिल्कुल सम्मिलित होगा। रायपुर में ऐतिहासिक विजय माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की होने वाली है, और मोदी की गारंटी हमने पूरी की है। हमने जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में वादे किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव, तो हमने सारे वादे एक के बाद एक पूरे किए। 18 लाख PM आवास की बात हो, महतारी वंदन में 1,000 रुपए देने की बात हो,
चाहे आप देखेंगे किसानों का आज का समर्थन मूल्य 3100 रुपये हो, 21 कुंटल प्रति एकड़ हो। युवाओं के साथ जो इस प्रकार से छल किया गया था, सीबीआई जांच उसकी होगी पीएससी घोटालों की। उसके अलावा भ्रष्टाचारी जेल में है। तो कुल मिलाकर के जो हम कहते हैं वो करते हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करी। वो एक तो महत्वपूर्ण विषय था। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल जो देश में विकास हुआ, एक महत्वपूर्ण विषय था। सबसे ज्यादा चूंकि मैं फील्ड में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, मैदानी क्षेत्र में ज्यादा काम करना पसंद करता हूँ, तो मैं लगभग पिछले 4 दिनों में 500 से 600 घरों में जावेद खान साहब के पास चलते हैं। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के जावेद खान साहब, जो छत्तीसगढ़ में इस बार मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला, इसे किस तरह से आप डिकोड करेंगे और क्या उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी को इन 7 सीटों पर? नमस्कार, जय जोहार। आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से अब तीनों चरण के मतदान हो गए हैं छत्तीसगढ़ में और 11 सीटों पर मतदान हो गया है, उसमें मतदान प्रतिशत अगर कम की बात आ रही है तो आप यह देखिए कि किस जगह पे मतदान प्रतिशत कम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान तो बढ़ चढ़ करके मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर का युवा, शहर का नागरिक महंगाई, बेरोजगारी से आज त्रस्त है, परेशान है। मोदी की गारंटी की ये बात करते हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का जो शहरी युवा है, शहरी नौजवान है, शहरी माताएं बहनें हैं, कुछ मोदी की गारंटी को चाइना माल की गारंटी के बराबर ही समझती है। इसीलिए लगातार ये मतदान प्रतिशत कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उनमें से एक सीट कांग्रेस के पास थी 2019 में। फिलहाल इस बार कितनी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, जावेद साहब? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के समान 400 पार का नारा तो नहीं लगा रहे हैं और ना ही छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों का नारा लगा रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। उसके पीछे वजह भी है। जब 2019 का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भर भर करके वोट दिया था और 9 सांसदों को संसद में भेजा था। लेकिन इन 9 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड इतना खराब रहा कि भारतीय जनता पार्टी को ही इन 9 सांसदों में से 7 सांसदों का टिकट काटना पड़ा। चाहे फिर वो 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त होती है तो ये सांसद मौन रहते हैं, हसदेव के जंगल काटे जाते हैं तो ये सांसद मौन रहते हैं। नगर नार, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हालांकि ये जो 5 न्याय 25 गारंटी की बात लगातार कांग्रेस पार्टी कहती नजर आ रही थी अब लोकेंद्र अपने मैनिफेस्टो में, उसके बावजूद भी आप ये दम नहीं भर पा रहे हैं कि 11 से 11 सीटें जीतेंगे। हालांकि बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है 11 जीतेगी, 400 पार का नारा है। कांग्रेस का तो कोई नारा ही नजर नहीं आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर हम देखते हैं कि दावा तो कम से कम बड़ा करते हैं और ये कार्यकर्ताओं में भी एक जोश बढ़ने का काम करता है, वो यहां पर दिख नहीं रहा। लेकिन हमारे 2 सहयोगी देखिए सुबह से वो एक एक तस्वीर पहुंचा रहे थे, उनसे जरा पूछ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बिलासपुर जाऊं, रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलासपुर में मौसम भी बिगड़ गया था, बारिश आंधी देखने को मिली। रोशन, तो इसका असर कितना माना जाए वोटिंग पर, क्योंकि बिलासपुर में उन शहरों में रहा जहां बहुत कम वोटिंग देखने को मिली, करीब 60%, जबकि छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर काफी अच्छी वोटिंग देखने को मिली। ये है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी वोटिंग को लेकर कि इस बार जो वोटिंग ज्यादा होगी, वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद पर नहीं उतर पाया, क्योंकि देखिए 60.05% ही वोटिंग हुए थे। पिछले बार की तुलना में बेहद कम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की ओर से भी और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था, लग रहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, वैसी कुछ दिखती नजर नहीं आई। वही बात अगर मतदाताओं की करें तो देखिए सुबह होते ही जब 7 बजे तो लगभग सभी मतदान केंद्रों पर जो है वो भीड़ नजर आई। महिला मतदाता हो, चाहे पुरुष मतदाता, चाहे जो वृद्ध मतदाता हो, उन्होंने आके सबसे पहले मतदान किया। लेकिन ये जो सिलसिला 11-12 बजे तक ही चलता रहा और दोपहर होते होते जो है मतदान केंद्रों में जो भीड़ है वो कम होती नजर आई। वहीं शाम के समय में जो मौसम है उसमें बदलाव देखा गया और 4 बजे के बाद जो भीड़ होने की उम्मीद की जा रही थी मतदान केंद्रों पर, वैसी भीड़ नजर नहीं आई। और जो टाइमिंग था उसके पहले ही जो ज्यादातर मतदान केंद्रों में जो लोग थे वो नजर नहीं है, और यही वजह है कि जो मतदान है उसमें कमी देखी जा रही है। विधानसभा वार अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, सारे कोटा हो, मस्तूरी या बिल्हा हो, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन बिलासपुर में सबसे कम हुआ है। बिलासपुर में अगर बात करें, बिलासपुर विधानसभा में जो
% ही वोटिंग हुए हैं। तो आप जो पहले ही बात कर रहे थे कि शहर में जो वोटिंग % लोकसभा चुनाव में जो कम रहता है वो सिलसिला अभी भी बरकरार रहा और उसमें इसी प्रकार की जो है वो बढ़ोतरी और ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोकेंद्र की। हम लौटेंगे आपके पास रोशन, बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है। एक बार के शर्मा साहब से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कमोवेश के शर्मा साहब, वही स्थिति भोपाल में देखने को मिली मध्य प्रदेश में, राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। माना यह जाता है कि बड़े शहरों के मतदाता ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं और अपने वोट की कीमत को पहचानते हैं, लेकिन बावजूद उसके बड़े शहरों के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। ये दरअसल इसके मायने क्या है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये एक, मैं तो कहता हूं ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए चिंता का विषय है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मतदान करने मतदान स्थल तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि एक गरीब आदिवासी क्षेत्र में आप बात करेंगे नंगे पैर मतदान स्थल तक पहुंच रहे। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वो जो देश के लोकतंत्र के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को भी आप देख सकते हैं, बस्तर में जिस ढंग से मतदान प्रतिशत बढ़ा है कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान जो है ये सभी के लिए चिंता का विषय है, चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय है। और लगातार प्रयास के बावजूद, जैसे भी कहा जा रहा था कि नींबू पानी से लेकर तमाम व्यवस्था करना, होटल व्यवसायियों से संपर्क करना चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके साथ ही साथ होटल और अस्पताल सभी लोगों को ये कहना कि जो मतदान किए हैं उनको कुछ छूट दी जाए। तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होना है चिंता का विषय और राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए, खासकर भाजपा जो हर बूथ से 370 यदि मतदाता अतिरिक्त ले जाने की बात कर रहे थे, 370 सीट की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि ये कम मतदान हो रहा है? क्या मतदाता निकालने में क्या परेशानी आई शहरी क्षेत्रों में, जबकि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है? उसके बावजूद यदि हो रहा है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जी ठीक है, सुनील चौधरी साहब के पास आते हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुनील चौधरी साहब, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी हमने सुना, सुनील चौधरी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अंकुश के पास चलते हैं। अंकुश, रायपुर जैसे शहर में, हालांकि हम अगर पहले की तुलना करें तो 65% था 2014 में, 2019 में 66%, इस बार उस आंकड़े को भी छूता हुआ नहीं दिखा। जबकि हम देखते हैं ज्यादातर जो बड़े कार्यक्रम, बड़ी रैलियां होती हैं वो शहरों में होती हैं, और जहां पर कह सकते हैं कि जो पॉपुलर स्टेट है या जहां पर जनता ज्यादा रहती है वहां पर ये रैलियां होती है। उसके बावजूद इन शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम रहना, ये क्या दिखाता है? क्यों शहरी मतदाता नहीं निकलते घर से बाहर? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और चिंता का विषय यह है कि शहर से, ये राजधानी रायपुर है, प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कहलाता है रायपुर। ज्यादातर मतदाता जो है रायपुर शहर में ही निवास करते हैं, रायपुर लोकसभा के। यहाँ पर भी अगर मतदाता मतदान करने नहीं निकला है और पिछले चुनाव के आंकड़ों को भी अगर नहीं छू पाया है मतदान प्रतिशत, तो स्वाभाविक तौर पर चिंता का विषय है भारत निर्वाचन आयोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के लिए और हम सब के लिए कि इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर मतदाताओं को जागरूक करने में क्या कमी रह गई। इतने तमाम कैंपेन चलाने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद, इतनी अपील करने के बाद भी लोग क्यों नहीं पहुंचे। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं का जो रुझान है, मतदाताओं का जो उत्साह है, वो सुबह से ही देखने को मिला था। मैं सुबह फुंडर इलाके में एक सरकारी स्कूल में पहुंचा था, तो वहां पर स्थिति ये थी कि 3 बूथ बनाए गए थे और 3 बूथ के लिए 4 से ज्यादा लाइनें वहां पर लगी हुई थी। ऐसे मतदाता थे जो सुबह 6 बजे से लाइन में लग गए थे, जबकि मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत 7 बजे होती है, उसके पहले ही लोग लाइन में लगे थे। ये होड़ मची थी। ग्रामीणों से सीखने के लायक का विषय है कि शहर के लोग उनसे सीखें कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगती हैं और किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में ग्रामीण मतदाता अपनी भागीदारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शहरों में इतनी सुविधाएं, भारत निर्वाचन आयोग उनको ठंडा पानी उपलब्ध करा रहा है, नींबू पानी उपलब्ध करा रहा है, बिस्किट उपलब्ध करा रहा है, चाय उपलब्ध करा रहा है, कूलर लगवा रहा है, टेंट लगे हुए हैं। इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। उनको केवल और केवल मतदान केंद्र तक पहुंचना था। मतदान केंद्र में पहुंचते ही उनको बाकायदा घर से अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर देने की कोशिश की गई थी।
पिंक बूथ बनाए गए, पिंक बूथों में वो फैसिलिटीज जो होटलों में फैसिलिटीज रहती हैं वैसी व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई। उस बावजूद इसके इन बड़े बड़े पिंक बूथों में, बड़े बड़े मतदान केंद्रों में, जो शहर के नामचीन स्कूल है जहां पर बड़े बड़े नेता वोट डालने जाते हैं, वहां पर कतार जैसी तस्वीर न सुबह दिखी, न दोपहर में दिखी और न शाम मतदान खत्म होने के पहले दिखी। ये चिंता का विषय है। लगातार ये इस तरीके की बातों पर चिंता होनी भी चाहिए और ये इस पर विचार लेकिन छत्तीसगढ़ का इलेक्शन अब देखिए खत्म हो चुका है। जावेद खान जी, हुआ दिखाई देता है। 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं और जब आप ये कह रहे हैं कि हम 11 की 11 का दावा तो नहीं करते, तो कॉन्फिडेंस की कमी है क्या कि अभी से ही आप वो वाला जोश नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि अक्सर नेता अंतिम क्षणों तक, जब तक रिजल्ट भी देख रहे होते हैं तब तक भी हार नहीं मानते हैं? जी नहीं, देखिए ये कोई कॉन्फिडेंस की कमी की बात नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, इसको दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी। चलिए कोई टारगेट तो होगा। अगर आप बीजेपी से कह रहे हैं ज्यादा, तो मैं क्या ये 5-6 का रेशियो मानूं? क्या मतलब, क्या इसको समझा जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मतलब केवल एक ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 2 पर थी, भाजपा 9 पर थी, तो हम 9 पर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी 2 पर रहेगी। पर लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का, लेकिन जावेद खान साहब, क्या लगता है कि हाल ही में कुछ महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव आप हारे हैं, आपके तमाम जो दिग्गज थे वो विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बावजूद भी कांग्रेस का इतना आत्मविश्वास, ये मतलब ठीक है? देखिए हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए लगातार। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि एक दूसरे को हराने के चक्कर में पूरी की पूरी सरकारी गवा दी। भूपेश बघेल का बयान था। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने काम किया 5 साल, जनता के बीच में रहे, जनता का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जिस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई को छत्तीसगढ़ में डेरा डलवा करके लगातार चुनी हुई सरकार को, चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुने हुए मंत्रियों के ऊपर लगातार छापे पड़वाना, लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी करना और बदनाम करना और प्रदेश की जनता को भ्रमित करना, ठीक है, वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं जो विपक्ष हर रोज टीवी पे बैठ के करता है। लेकिन के शर्मा साहब, पहले स्थिति दूसरी थी, जब मतदान प्रतिशत कम रहता था। 2014 से पहले की बात करें, बहुत सारे इंतजाम नहीं किए जाते थे चुनाव आयोग की ओर से। पोलिंग बूथ भी हम देखते थे कि बहुत दूर दूर बने होते थे, लोगों को काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें रहती थी, व्यवस्थाएं नहीं होती थी जैसे कि आज के दौर में पिंक बूथ अलग से होते हैं। जो युवा मतदाता हैं, पहली बार वोटर है, उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वोटिंग को सेल्फी पॉइंट्स वहां पर बनाए जाते हैं, ताकि लोगों में एक उत्सुकता रहे कि वो वोट डालने के लिए आए। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि पोलिंग बूथ जाने में, घर से निकलने में मुश्किल से 20 या 30 मिनट में, आधे घंटे में आप घर से जा सकते हैं और वोटिंग करके वापस घर आ सकते हैं। इतना तो एक आम मतदाता, एक जिम्मेदार व्यक्ति कर ही सकता है देश के लिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि रायपुर में ही बात करें कि तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर लगातार इसमें निगरानी रख रहे थे। विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि अस्पताल से लेकर के होटल, व्यवसायी, सभी से संपर्क करके, और जो बूथ केंद्र में भी मैंने भी मतदान करने जब गया था तो वहां पे देखा कि पूरी व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपको ज्यादा लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। और इस सब के बावजूद यदि ये चीज हो रहा है तो ये कहना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी और जो प्रशासन पर आरोप लगाने वाले शहर के ही मतदाता होते हैं, कहा जा सकता है कि व्यवस्था में प्रशासन की कमी को लेकर के या कई जगह पे मतदान नहीं करने का जो आह्वान किया जाता है, ये इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो जो आप मतदान नहीं करेंगे, लोकतंत्र में आपका योगदान नहीं रहेगा, तो आप किस ढंग से इस पर सवाल उठा सकते हैं। ये भी एक बात है कि आपके जो लोकप्रिय यदि जनप्रतिनिधि आप चुनने जाते हैं तो आपका एक अधिकार बनता है, एक अधिकार के साथ आप उससे बात कर सकते हैं। ये लगता है कि घर बैठे जो मतदाता है, इनको एक चिंतन की आवश्यकता है कि आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं और लगातार प्रशासन पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाते हैं, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हैं और आप स्वयं मतदान करने नहीं जाते हैं। तो ये स्थिति जो है मुझे चिंताजनक नजर आती है। जी ठीक है, लेकिन अंकुश, अगर हम बात करें तो 3-4 महीने पहले मुद्दे ये थे कि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती थी कि भ्रष्टाचार हुआ रमन सरकार के दौरान, उस पर हमने कार्रवाई की। लेकिन जब ये चुनाव लड़ा गया तो आरोपों के घेरे में कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो बात शराब घोटाले की हो या वो बात जो सट्टा ऐप थी महादेव उसका जिक्र हो या फिर कार्रवाइयों की बात हो जो लगातार होती रही।
ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, ये कितना असर डालता दिखाई दिया? क्योंकि इस पर अंतिम क्षणों तक चर्चा होती रही। कई बार भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। उनके कई करीबियों पर हमने देखा कि टीम पहुंचती हुई नजर आई। शराब घोटाले में कई अधिकारियों को रडार पर लिया गया। देखिए लेकिन इसी तरीके के कुछ विषय होते हैं जो चुनाव के दौरान जनता याद रखती है। चुनाव के दौरान जो मतदाता है वो याद रखता है कि कौन सी पार्टी ने क्या किया, कौन सी पार्टी की सरकार ने कितना बेहतर काम किया, कौन सी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कौन सी पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगा, कौन सी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कौन सी पार्टी आरोप लगा रही है। ये तमाम चीजें जो रहती हैं ये कहीं ना कहीं जहन में रहती हैं और जहन में तब जब वोटर वोट करने जाता है तो वो इस तमाम चीजों को सोचता है। देश का चुनाव था, देश के विषय के बारे में भी सोचता है, घर की महंगाई के बारे में भी सोचता है, घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचता है, उसके मोहल्ले में क्या फैसिलिटीज हैं उसके बारे में भी सोचता है। वो अपने आप जो मतदाता आम मतदाता है वो उसका घर कितना संपन्न है, वो खुद कितना संपन्न है, सरकार उसे क्या क्या दे रही है, सरकार से उसे क्या क्या मिलना चाहिए, ये तमाम विषय जहन में होते हैं जब वो मतदाता वोट करने जाता है और इन तमाम विषयों के आधार पर ही वोट होता है। देखिए दो तीन प्रकार के वोटर होते हैं जो मतदान करने जाते हैं। एक तो पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए मतदाता होते हैं जिनका फिक्स है कि वो जो बीजेपी के लोग हैं वो बीजेपी को वोट डालेंगे, जो कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। अब बीच में जो आम मतदाता बचता है जिसको सिर्फ काम के आधार पर मतदान करना है, जो सिर्फ सरकार के कामकाज के आधार पर मतदान कर रहा है और जो जिसने मन बना लिया है कि अब की बार उसको क्या चाहिए और उसको जो चाहिए वो कौन सा कैंडिडेट लाके देगा, कौन सी पार्टी उसको वो व्यवस्थाएं देगी जो उसको चाहिए, तो उस आधार पर जो मतदान करता है वो मतदाता होता है जो हार जीत का फैसला करता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। के शर्मा जी, लास्ट 6 महीने देखें तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा, पहले विधानसभा और लोकसभा। ये जो 1 महीने का गैप है ये किस तरीके से कटेगा दोनों पार्टियों के लिए? थोड़ा मुश्किल समय रहेगा या अब रिलैक्स करेंगे छत्तीसगढ़ के नेता कम से कम? दावे तो दोनों को ही ओर से किए जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की ओर से भले 11 सीट नहीं कहा जा रहा है लेकिन 5-6 सीट पर कड़े संघर्ष की बात वो भी कह रहे हैं और ऐसा महसूस भी हो रहा है कि बहुत सारे जैसे बाद में प्रत्याशी घोषित करना कांग्रेस की ओर से और जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात है इसको कहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे अभी लगातार ये बातें आएगी, आरक्षण का विषय, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने कितना समझा है और जब भाजपा की ओर से लगातार इसको खारिज किया जा रहा है। शर्मा, अपने तजुर्बे के चश्मे से वास्तविक स्थिति कितना देखते हैं फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी को लेकर? शर्मा जी, तजुर्बे के चश्मे से आप वास्तविक स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं? रिपीट करेंगे सर? मैं कह रहा हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल देखते हैं इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर? निश्चित रूप से इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो है, मैंने पहले कहा कि अपने शब्दों में कि जो बाद में प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किए दिग्गज नेताओं को कम से कम आप 1 सीट तो जीत के लाइए अपने। चलिए देखना है सर ये जो दिग्गज उतारे गए कांग्रेस की तरफ से मैदान में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। माफी चाह रहा हूं, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ये देश का सबसे बड़ा महापर्व जो है समाप्त हो गया, बस इंतजार रिजल्ट का है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।